जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का हमारी ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। दोस्तों आज हम सीटेट के परिप्रेक्ष्य में बाल विकास के अंतर्गत हम दो बड़े ही महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिकों के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। वाइगोस्की के सामाजिक सांस्कृतिक विकास के सिद्धांत में और कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के बारे में आज हम अध्ययन करने वाले हैं। यहाँ से हमेशा आपको प्रीवियस ईयर में प्रश्न देखे गए हैं और आगे भी 2 या 3 नंबर बनने की उम्मीद है। किसी भी लाइन को छोड़िएगा मत, क्योंकि सभी लाइनें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप अंत तक बने रहिएगा, ध्यान से सभी लाइनों को देखिए, ठीक है। चलिए, जो भी टॉपिक ली गई हैं सभी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए आप वाइगोस्की महोदय के बारे में देखते हैं। ये है चित्र के माध्यम से आपको दिखाया गया है। इनके वाइगोस्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के बारे में देखते हैं ना, सोशल कल्चरल थ्योरी के बारे में हम आज अध्ययन करने वाले हैं, है ना, सोशल कल्चरल थ्योरी। ठीक है, एक एक पॉइंट को ध्यान से देखते हुए चलते हैं। देखिए, कह रहा है कि लेव वाइगोस्की एक रूसी मनोवैज्ञानिक हैं। कौन से मनोवैज्ञानिक हैं? रूस के रहने वाले हैं, रूसी मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया। कौन से सिद्धांत को प्रतिपादन दिया है? सामाजिक सांस्कृतिक विकास। यदि आपको परीक्षा में देखने को लिए मिल जाए कहीं भी, अगर समाज की बात करता है, संस्कृति की बात करता है, तो आप हमेशा कहाँ पहुँचेंगे? वाइगोस्की महोदय पे। अगला करें कि यह सिद्धांत बताता है कि बच्चा अपने समाज और संस्कृति से अंतःक्रिया करके सीखता है ना। समाज में बालक कैसे सीखता है? अंतःक्रिया करके सीखता है। यह सिद्धांत किसका है? समाज की बात करें, समाज में अंतःक्रिया की बात करें, संस्कृति की बात करें, है ना, वातावरण की बात करें, तो आप कहाँ पहुँचेंगे? वाइगोस्की महोदय के पास पहुँचेंगे। यानी सामाजिक अंतःक्रिया के बाद विकास होता है। वाइगोस्की महोदय का ऐसा मानना है कि बालक जो भी कुछ सीखता है वह समाज में अंतःक्रिया करके सीखता है ना। समाज में अंतःक्रिया सीखने के बाद, अंतःक्रिया करने के बाद ही बालक का विकास हो पाता है। ठीक है, चलिए आगे है, आगे देखिए। और जीन पियाजे महोदय क्या कहते हैं? कह रहा है कि जीन पियाजे यह मानते हैं कि पहले विकास होता है, बाद में अधिगम होता है ना। जीन पियाजे का मानना है कि सबसे पहले बालक के अंदर विकास होता है, तब जाके वह अधिगम करना धीरे धीरे प्रारंभ करता है ना। अब देखिए वाइगोस्की के कुछ महत्वपूर्ण कंसेप्ट कौन कौन से हैं, उनके कंसेप्टों के बारे में देखते हैं। वाइगोस्की के महत्वपूर्ण कंसेप्ट 2 हैं। पहला है जेडपीडी थ्योरी, है ना, जेडपीडी, ठीक है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। समीपस्थ विकास का क्षेत्र या निकट विकास का क्षेत्र क्या होता है ना। जेडपीडी थ्योरी किसकी है? वाइगोस्की महोदय की, है ना, वाइगोस्की, ठीक है, वाइगोस्की महोदय की है। समीपस्थ विकास का क्षेत्र कह रहा है कि वास्तविक विकास के स्तर तथा संभावित विकास के स्तर के बीच अंतर को ही क्या कहते हैं? समीपस्थ विकास का क्षेत्र कहते हैं। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट होता क्या है, इसके बारे में आइए एक पॉइंट और है, वो पॉइंट देख लेते हैं, फिर आराम से जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट के बारे में समझते हैं। अब देखिए, जो इस प्राण और ढांचा किसे कहते हैं, है ना, सिफेलियोकार्डिक किसे कहते हैं? कह रहा है कि वयस्कों द्वारा दी जाने वाली, है ना, जो टेम्पररी सहायता होती है या फिर गाइडेंस होती है, उसे हम प्राण और ढांचा के नाम से जानते हैं। जब बालक को आप शुरुआत में उसके सीखने में जो सहायता करते हैं, जो हेल्प करते हैं, जो आप उसे गाइडेंस देते हैं, है ना, टेम्पररी सहायता होती है। क्या होती है? अस्थायी सहायता होती है ना। अस्थायी सहायता जो हम करते हैं उसे किस नाम से जानते हैं? सिफेलियोकार्डिक के नाम से जानते हैं, प्राण ढांचा के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब देखिए आगे है मोर MKO, ठीक है, MKO मोर नॉलेजेबल अदर, मोर नॉलेजेबल अदर। जी वाइगोस्की महोदय का ऐसा मानना है कि व्यक्ति उसी से सीखता है जो उससे ज़्यादा जानकार हो, है ना। चाहे वो टीचर हो सकता है, पेरेंट हो सकते हैं, है ना। किन से सीखता है? देखिए MKO क्या है? मोर नॉलेजेबल अदर क्या है? MKO वाइगोस्की महोदय कहते हैं कि बालक उसी से सीखता है जो उससे ज़्यादा जानता है ना। मोर नॉलेजेबल अदर, है ना, किससे? टीचर से सीखता है, पेरेंट्स से सीखता है, अपने मित्रों से सीख सकता है, उसके दोस्त हो सकते हैं, उसके आसपास के लोग हो सकते हैं, उसके अध्यापक या अध्यापिका हो सकती हैं। तो बालक उन्हीं लोगों से सीखना पसंद करता है जो उनसे ज़्यादा जानकार हो, है ना। चलिए जेडपीडी थ्योरी क्या है उसके बारे में हम बात करते हैं। जेडपीडी के बारे में, जेडपीडी थ्योरी के बारे में बात करते हैं। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जेडपीडी थ्योरी क्या है? जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहने का मतलब कि जो शुरुआत में बालक कार्य करता है, समझो कि ये बालक का वास्तविक विकास है ना।
चित्र के माध्यम से देख लेते हैं। ठीक है, ये जब बालक कोई मान लो साइकिल चलाना सीख रहा है, ठीक है, बालक क्या कर रहा है, साइकिल चलाना सीख रहा है, साइकिल चलाना सीखता है ना। तो आप क्या करते हैं, जब बालक साइकिल चलाना सीखता है तो आप उसके शुरुआत में आप उसे सिखाना, पीछे कैरियर पकड़ के आप धीरे धीरे चलाना सिखाते हैं, है ना। तो जो अब बालक को आप साइकिल चलाना यहाँ सिखा रहे हैं, है ना, आप देखिए बालक चला नहीं पाता है, आप क्या करते हैं कि उसे टेम्पररी सहायता करते हैं, है ना। फिर क्या करता है कि वह अस्थायी रूप से साइकिल चलाना सीख जाता है, अस्थायी रूप से साइकिल चलाना क्या करता है, सीख जाता है। ठीक है, तो जब वो बालक साइकिल चलाना की शुरुआत कर रहा था, है ना, और आपने क्या किया कि उसे टेम्पररी सहायता दी, है ना। तो जब बालक किसी कार्य को कर रहा होता है और जब उसमें कुछ थोड़ी बहुत रुकावट आती है, आप अध्यापक हो या फिर कोई पेरेंट या उसके दोस्त जब उसे सहायता करते हैं, तो उसी को जो सहायता के दौरान जब उसके अंतर्गत अस्थायी विकास हो जाता है, तो उसके बीच के जो अंतर होते हैं सिखाने के दौरान, उसको हम किसके नाम से जानते हैं, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट के नाम से जानते हैं। और यह किससे सीखता है ना, बालक अपने से जानकार व्यक्ति से सीखता है ना, मोर नॉलेजेबल अदर, जो उससे जानकार हो, जिससे जानकार होता है। जैसे हम साइकिल चलाना जान रहे हैं, छोटे बच्चे को सिखा रहे हैं, है ना, पीछे से हम कैरियर पकड़ के चलाना सिखाते हैं ना कि चलो चलो अब चलाओ, ठीक है। तो उसके बीच के अंतर को जब वो धीरे धीरे चलाना सीख जाता है, अच्छी रूप से चलाने लगता है, तो जो हम अस्थायी उसको सहायता करते हैं, है ना, उसी के बीच के क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट के नाम से जानते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ वही बात कह रहा है ना, लिखा है कि व्हाट कैन डू, है ना, व्हाट कैन आई डू, क्या हम कर सकते हैं, है ना, और किसी के सहायता से हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, सहायता फिर हम कर सकते हैं। ठीक है, व्हाट आई कैन नॉट डू। ठीक है, ठीक है, तो ये जो आपको बीच में जो अस्थायी सहायता दी जाती है उसको हम जेडपीडी के नाम से जानते हैं, है ना। चलिए देखिए अब भाषा और विचार के बारे में देखते हैं। वाइगोस्की के भाषा और विचार के बारे में क्या कहते हैं। इनका मानना है कि इनके अनुसार भाषा और चिंतन शुरू में अलग अलग होते हैं लेकिन बाद में एक साथ हो जाते हैं। भाषा और चिंतन शुरू में 2 वर्ष तक अलग अलग होते हैं, बाद में जाके ये क्या करते हैं, मिल जाते हैं। और वाइगोस्की ने कहा कि पहले क्या आती है, भाषा आती है, फिर बाद में विचार आता है। वही जीन पियाजे क्या कहते हैं, है ना, वही जीन पियाजे महोदय, इनका मानना है कि पहले क्या आता है, विचार आता है, पहले विचार आता है तब जाके क्या आती है, भाषा आती है ना। इनका मानना है कि अगर विचार बालक के अंदर बोलने का हो ही ना तो वह अपने भाषा को कैसे कन्वर्ट कर सकता है। और वही वाइगोस्की महोदय कहते हैं कि बालक के अंदर सबसे पहले भाषा आती है फिर विचार आता है ना। तो ये भाषा और विचार के बारे में जीन पियाजे और वाइगोस्की क्या क्या कहते हैं, यहाँ से आपको प्रश्न पूछते हैं। याद रखिए कि वाइगोस्की कहते हैं कि सबसे पहले भाषा आती है तब विचार आता है, और वही जीन पियाजे कहते हैं कि सबसे पहले विचार आता है फिर क्या आती है, भाषा आती है ना। ये क्या कौन कहते हैं, जीन पियाजे। ठीक है, जीन पियाजे। तो इनके बारे में आप इस कथन को याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है भाषा संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाती है। भाषा क्या करती है, संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाती है। संज्ञानात्मक विकास को भाषा क्या करती है, सुगम बनाती है। यदि बालक के अंदर संज्ञानात्मक विकास, भाषा का विकास है, भाषा संज्ञानात्मक विकास को क्या करती है, उसके सुगम बनाती है ना। देखिए बालक के अंदर जितना अच्छा बोलने का, भाषा बोलने का तरीका होगा, जितने अंदर उसकी शब्दावली होगी, वो उसके विकास को क्या करेगी, उतने ही अच्छे से निखारेगी। ठीक है, आगे है निजी भाषा। आंतरिक भाषा, प्राइवेट स्पीच किसे कहते हैं, कह रहा है कि इसमें बच्चा अपने ही कार्यों को निर्देश देने के लिए भाषा का उपयोग करता है। आप देखते हैं ना कि जब छोटा बच्चा होता है वो अपने ही कार्यों को अपने से खुद बोलकर करने का कोशिश करता है ना। जैसे कि अब उसे एग्जाम के लिए अगर एग्जाम देने जाना हो छोटे बच्चे को, तो अपने कार्यों की योजना वो खुद बोल के, है ना, प्राइवेट स्पीच क्या करता है, बात करता है कि मैंने पैड ले लिया है ना, अपना पेन रख लिया है, एडमिट कार्ड रख लिया है, अब मुझे पेपर देने जाना है। क्या करता है कि वो अपने कार्यों का जो निर्देशन होता है खुद से बात करके करता है ना, प्राइवेट स्पीच उसी को कहते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए आगे, अब हम बढ़ते हैं आगे लॉरेंस कोहलबर्ग के बारे में,
है ना, लॉरेंस कोहलबर्ग महोदय, इनके बारे में अब धीरे धीरे अध्ययन करते हैं। इनका कौन सा सिद्धांत है? नैतिकता का सिद्धांत है ना, मोरल डेवलपमेंट थ्योरी। मोरल डेवलपमेंट थ्योरी के बारे में देखते हैं। ये है जीन पियाजे, लॉरेंस कोहलबर्ग महोदय, इनको आप चित्र के माध्यम से देखिए। इनका नैतिकता का सिद्धांत के बारे में हम अध्ययन करते हैं। आइए, है कोहलबर्ग क्या है? अमेरिका के हैं, मनोवैज्ञानिक हैं, जिन्होंने नैतिकता का सिद्धांत या नैतिक विकास का सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। नैतिकता क्या होती है ना, मोरलिटी क्या होती है? कह रहा है कि वह गुण जिससे हम सही और गलत की पहचान होती है। बच्चा अपने सामाजिक परिवेश में ही नैतिकता और अनैतिकता ही जानता है। मोरलिटी है, कह रहा है कि नैतिकता हम उसे कहते हैं जिससे हमें सही और गलत की पहचान करते हैं। बालक के अंतर्गत नैतिकता आती कहाँ से? बालक अपने ही समाज के अंतर्गत सही और गलत चीज़ों को सीखता है, नैतिकता को सीखता है अपने परिवेश से ही, अपने समाज से ही, अपने ही वातावरण से ये चीज़ें आती हैं। तो नैतिकता है सही और गलत में अंतर करना, ठीक है, कि सही और गलत की पहचान करना ही नैतिकता कहलाती है। अब देखिए, नैतिकता के बारे में एक कोहलबर्ग ने हिंज की कहानी देखी। हिंज की कहानी क्या थी? यहाँ आपको थोड़ा ये फिगर अच्छे से दिख नहीं रहा होगा। देखिए, एक हिंज नामक व्यक्ति होता है ना, गरीब परिवार का व्यक्ति है। अब उसकी जो बीवी होती है बीमार पड़ जाती है, ठीक है, यहाँ बीमार पड़ी हुई है। अब वो सोच रही है, उसके ऐसी एक गंभीर बीमारी से वह जूझ रही होती है जिसका कोई इलाज नहीं है, जिसकी कोई दवा नहीं होती है, ठीक है। अब वो सोचती है कि अब कोई दवा नहीं है। अब उसके पति को पता चलता है कि मेरे पत्नी को जो बीमारी है उसकी एक दवा है ना। एक डॉक्टर ने गाँव पास के एक डॉक्टर के पास उसकी एक दवा है। अब वो क्या करता है कि डॉक्टर के पास जाता है ना, लेकिन डॉक्टर क्या करता है, एक फार्मासिस्ट होता है, वो दवाई को बना के रखा होगा। अब वो सोचता है कि इस दवा को हम 10 गुने दाम पर बेचेंगे, ठीक है, वो उससे पैसा ऐंठना चाहता है। तो हिंज क्या करता है कि डॉक्टर के पास जाता है और दवा के लिए बोलता है। डॉक्टर कहता है कि मैं उसे 10 गुने दाम पर दूंगा, लेकिन हिंज क्या कहता है, उसे कहता है कि आप दवा का 50% हमसे ले लीजिए, ना आप 10 गुने दाम पर दीजिए, लेकिन 50% पैसे अभी से ले लीजिए, और जो 50% है हम आपके यहाँ काम धाम नौकरी करके जो भी करना होगा आपका पैसा चुकता कर देंगे। लेकिन डॉक्टर देने से क्या करता है, इनकार कर देता है। अब हिंज नामक जो व्यक्ति है वह सोचता है कि यदि हम दवा नहीं लेंगे तो हमारी बीवी की जान चली जाएगी, और यदि हम दवा चुरा लेते हैं तो हमें पुलिस पकड़ लेगी। अंततः वह क्या करता है कि हिंज नामक व्यक्ति क्या करता है कि डॉक्टर के घर जाता है और लास्ट में वो दवा क्या करता है, चुरा लेता है ना। तो ये है नैतिक दुविधा। वो सोचता है कि अगर हम दवा लेंगे तो हमें पुलिस पकड़ लेगी, अगर दवा नहीं लेंगे तो हमारी बीवी की जान चली जाएगा। इस नैतिक दुविधा में फंसकर वह क्या करता है, दवा को चुरा लेता है। यह थी हिंज नामक व्यक्ति की कहानी। अब इसी से जुड़ते हुए हम नैतिकता के बारे में देखते हैं, है ना। नैतिकता क्या है? देखिए, नैतिक दुविधा, मोरल डिलेमा, है ना। नैतिक दुविधा क्या कह रहा है, सही और गलत के बारे में डिसीजन ना लेने की स्थिति नैतिक दुविधा कहलाती है। जैसे हिंज नामक व्यक्ति अब सोचता है कि दवा लूँगा तब भी दवा न लूँगा तो बीवी मारी जाएगी, लूँगा तभी फंस जाऊँगा क्योंकि हमें चोरी करूँगा तो पुलिस पकड़ेगी, है ना। तो कह रहा है कि नैतिक दुविधा क्या होती है कि सही और गलत की स्थिति में फंस जाना, है ना, दुविधा में फंस जाना, नैतिकता में फंस जाना क्या कहलाता है, नैतिक दुविधा कहलाती है। एग्जाम्पल याद दिया ना कि हिंज अगर चोरी करेगा तो उसे पुलिस पकड़ेगी, लेकिन और नहीं करेगा तो उसकी बीवी मारी जाएगी, है ना, क्या रोग से मर जाएगी, ठीक है। तो ये है नैतिक दुविधा। अब नैतिक तर्कणा किसे कहते हैं, इसके बारे में देखते हैं। नैतिक तर्कणा क्या होती है, मोरल रीजनिंग क्या होता है। कह रहा सही और गलत के बारे में डिसीजन लेने में शामिल प्रक्रिया को नैतिक तर्कणा कहते हैं। कह रहा सही और गलत में से किसी एक को चुनना, जैसे हिंज ने चोरी को चुना, है ना। नैतिक तर्कणा क्या होती है, कह रहा सही और गलत के बारे में डिसीजन लेने में, ठीक है, कि प्रक्रिया में सही और गलत में किसी एक को चुन लेना नैतिक तर्कणा कहलाती है। जैसे कि डिसीजन में नैतिकता में फंसा हुआ हिंज नामक व्यक्ति क्या करता है, लास्ट में वह चोरी को चुनता है, ठीक है। चलिए आगे अब हम देखते हैं कोहलबर्ग के नैतिक चरण के बारे में देखते हैं। इन्होंने 3 चरण और 6 स्टेज के बारे में बताया। 3 चरण और 6 स्टेज, कौन कौन से 3 चरण है और 6 स्टेज है, ठीक है। नैतिक कोहलबर्ग नैतिकता के 3 चरण लेवल बताए हैं और 6 स्टेज,
6 स्टेज के बारे में बताया। चलिए पहला चरण लेवल कौन सा है, पहला स्तर कौन सा है उसके बारे में देखते हैं। पहला लेवल को प्राक रूढ़िवादिक नैतिक स्तर कहते हैं ना, प्री कन्वेंशनल स्टेज कहते हैं, जिसकी उम्र होती है 4 से 10 वर्ष। कह रहे इस अवस्था में बच्चे को सही और गलत के बारे में पता नहीं होता है। यह अवस्था जो होती है नैतिक तर्कणा दूसरे लोगों को मानकों के अनुसार चलती है। ये जो 4 से 10 वर्ष के बच्चे होते हैं उनको सही और गलत के बारे में कुछ पता नहीं होता है। वह क्या होता है, दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं। जैसे 4 से 6 वर्ष का बालक है वो अपने माता पिता पर डिपेंड होता है, जो उनके मम्मी पापा कहते हैं वो उनकी बातों को मान जाते हैं, है ना। उन्हें नैतिकता का ज्ञान नहीं होता, सही और गलत का ज्ञान नहीं होता, जो जैसा उन्हें कहता है वो उन चीज़ों को मान लेते हैं। ठीक है, तो आइए इस जो लेवल ये पहला है ना, प्राक रूढ़िवादिक नैतिकता, इसके 2 स्टेज कौन कौन से हैं उन स्टेज के बारे में देखते हैं। पहला लेवल है प्राक रूढ़िवादिक नैतिकता का स्तर, प्री कन्वेंशनल स्टेज, जिसकी एज होती है 4 से 10 वर्ष, है ना। अब 2 इसके स्टेज कौन कौन से हैं, 2 स्टेज है। पहला स्टेज है दंड एवं आज्ञा पालन की उन्मुखता और दूसरा है साधनात्मक सापेक्षता तथा उन्मुखता, है ना। अब दंड एवं आज्ञापालिता की अवस्था क्या होती है और साधनात्मक सापेक्षता की उन्मुखता क्या होती है, पहला स्तर लेवल है और 2 इसके स्टेज है ना। ठीक है, पहले लेवल का पहला स्टेज है दंड एवं आज्ञापालिता की अवस्था और दूसरा है साधनात्मक सापेक्षता की तथा उन्मुखता, है ना। अब देखिए दंड एवं आज्ञाकारिता क्या होती है इसके बारे में देखते हैं। दंड एवं आज्ञा पालन की उन्मुखता क्या है ना। कह रहा है कि पनिशमेंट क्या होता है, कह रहा है इसमें बच्चे की नैतिकता सजा और आज्ञा पालन पर आधारित होती है। जब हिंज ने चोरी की तो बच्चों ने सोचा कि अगर वह चोरी करेगा तो उसे सजा मिलेगी, है ना। दंड एवं आज्ञाकारिता की अवस्था क्या होती है, जैसे आप जो छोटा बालक होता है वह अपने मम्मी पापा के डर से कोई काम को करता है, सोचता है कि यदि मैं इस काम को नहीं करूंगा तो मम्मी पापा मेरी क्या करेंगे, पिटाई कर देंगे, है ना। वैसे ही जैसे हिंद नामक व्यक्ति की जो कहानी है उसे बालक को सुनाने पर बालक सोचता है कि यदि हम चोरी करेंगे, अगर हम भी ऐसा काम करते हैं, चोरी करेंगे तो क्या करेंगे, हमें दंड मिलेगा, हमें सजा मिलेगी, हमें पुलिस पकड़ के ले जाएगी, है ना। तो ये है दंड एवं आज्ञाकारिता की उन्मुखता, ठीक है। और दूसरा स्टेज क्या है, साधनात्मक सापेक्षता तथा उन्मुखता, है ना। इसमें क्या है, कह रहे कि इस अवस्था में जैसे को तैसा भी कहा जाता है ना। इस अवस्था को क्या कहते हैं, जैसे को तैसा कहा जाता है, क्योंकि इसमें जैसा व्यवहार कोई उसके साथ करेगा वैसा ही वह खुद भी करेगा, है ना। आप जैसे छोटे बालक होते हैं ना, कहते हैं कि आप मुझे अपना नोट्स दे दो, पेन दे दो, तो दूसरा बालक कहता है कि तुम मुझे अपना पेन दोगे तब मुझे अपना पेन दूंगा, है ना। आप लंच बॉक्स, तुम मुझे अपना लंच बॉक्स दिखाओ तब मैं भी तुम्हें अपना लंच बॉक्स दूंगा, है ना। ऐसा होता है, इसको कहते हैं जैसा को तैसा, साधनात्मक सापेक्षता की उन्मुखता। एग्जाम्पल दिया कि एक बच्चे ने दूसरे बच्चे को की पेंसिल तोड़ी तो दूसरे बच्चे ने भी उसका पेंसिल तोड़ दिया, है ना। इसका ये जो अवस्था है, इसमें बालक कहता है कि जैसा तुम मेरे साथ करोगे मैं भी तुम्हारे साथ वैसा ही व्यवहार करने वाला हूं, है ना। चलिए आइए अब हम अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है रूढ़िगत नैतिकता का स्तर, है ना। दूसरा लेवल क्या है, दूसरा लेवल है रूढ़िगत नैतिकता का स्तर, है ना, कन्वेंशनल स्टेज। इसकी उम्र क्या होती है, 10 से 13 वर्ष, और पहले स्तर की उम्र थी 10 से 12 या 13 वर्ष, ठीक है। चलिए 4 से 10 वर्ष की उम्र थी, और दूसरा है 10 से 13 वर्ष की उम्र। रूढ़िगत नैतिकता स्तर, इसमें क्या होता है कि इस अवस्था में बच्चा दूसरे लोगों के मानकों और अपने अंदर समावेशित कर लेता है तथा उसी के अकॉर्डिंग सही और गलत का निर्णय लेता है। इसके अंदर बालक किसी अपने परिवेश में किसी को देखता है कि अरे फला व्यक्ति का लड़का कितना पढ़ने में तेज है, तो बालक क्या करता है कि अब दूसरे लोगों को देखकर उनका मानक धारण करता है कि वे ऐसा कार्य करते हैं, सफल हैं, हम भी उन्हीं के मार्ग का अनुसरण करेंगे, है ना। इसमें इसके अंतर्गत ऐसा होता है, लिख रहा है ना, साफ साफ लिखा हुआ है कि इसके अंतर्गत क्या कहता है कि इस अवस्था में बच्चा दूसरे लोगों के मानकों को अपने अंदर समावेशित कर लेता है तथा उसी के अकॉर्डिंग सही और गलत का निर्णय लेता है ना। जो समाज में बालक देखता है वैसा ही करने का उनके अनुसार कोशिश करता है। चलिए अब इसके भी क्या है, 2 स्टेज हैं, है ना। इसके भी 2 स्टेज हैं, इसके भी 2 स्टेज हैं। कौन कौन से स्टेज इसके हैं, आइए देखते हैं।
इसके दो स्टेज कौन कौन से हैं? दूसरा लेवल है ना, दूसरा लेवल है। और स्टेज क्या है? यह दूसरा स्टेज, इसका पहला स्टेज है और इसका ये दूसरा स्टेज है। पहला स्टेज में आता है अच्छा लड़की और अच्छा लड़का बनने की, है ना, उन्मुखता होती है, गुड बॉय एंड गुड गर्ल होता है। और क्या है? लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन, है ना, कानून एवं व्यवस्था की उन्मुखता, है ना। इसके अंतर्गत पहला लेवल, पहला स्टेज है अच्छा लड़की और अच्छा लड़का बनने की उन्मुखता, और दूसरा है कानून और व्यवस्था की उन्मुखता, है ना। इसमें क्या करता है? बालक दूसरों के सामने अच्छा बनने की कोशिश करता है और धीरे धीरे कानून को भी मानने लगता है। देखिए, अच्छा लड़की और अच्छा लड़के की उन्मुखता क्या होती है? इसमें दूसरों के साथ भला बनकर अनुमोदन अर्जित करता है। जैसे आप देखते हैं ना कि जब बालक इस वाले उम्र में होता है तो अपने मम्मी पापा के सामने हमेशा अच्छा बनने की कोशिश करता है, हर काम को करता है कि मेरे मम्मी पापा मेरी सराहना करें, है ना। हर हमेशा वह दूसरों की नज़र में अच्छा दिखने की कोशिश करता रहता है ना। इसको हम कहते हैं अच्छा लड़की और अच्छा लड़का। अब देखिए, कानून और व्यवस्था की उन्मुखता क्या है? कानून और व्यवस्था की उन्मुखता कह रहा है कि इसमें बच्चा कानून तथा सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने की भावना विकसित करता है, क्योंकि उसके पापा का एक्सीडेंट हो गया था रेड लाइट पर पार करते हुए, इसलिए वह ऐसा नहीं करेगा, है ना। इसमें क्या करता है? हमेशा बालक कानून व्यवस्था को बनाए रखने की कोशिश करता है। वह देखता है कि जब हम रोड पे चल रहे होते हैं, रेड लाइट जलती है, यदि आप उसे क्रॉस करते हैं तो आपका एक्सीडेंट हो सकता है या नियम से विरुद्ध है, तो बालक क्या करता है? उन चीज़ों से बचता है और कानून और व्यवस्था का पालन करता है। ठीक है, तो वो था अच्छा लड़के और अच्छा लड़का। जो बालक हमेशा अच्छा दूसरों की नज़र में बनने की कोशिश करता है, और कानून की उन्मुखता जो है, इसमें बालक क्या करता है कि कानून को मानता है ना, कानून के विरुद्ध नहीं जाता है। चलिए अब तीसरे लेवल पे पहुंचते हैं हम। ये है तीसरा लेवल, कह रहा है उत्तर संगति नैतिकता, है ना, पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज। इसकी उम्र होती है 13 वर्ष से ऊपर। कितना होती है? 13 वर्ष से ऊपर। इसमें कहता है इसमें डिसीजन खुद से लिए जाते हैं, ना कि समाज के जरिए कि क्या सही है और क्या गलत है। जब बालक नैतिकता के तीसरे लेवल पे पहुंचता है ना, उत्तर संगति नैतिकता, इसमें क्या करता है? बालक की खुद से डिसीजन लेता है ना, समाज को नहीं देखता है, न मम्मी पापा को देखता है क्या गलत है क्या सही, वो अपने पे निर्भर होके डिसीजन लेता है ना। चलिए इसके दो स्टेज कौन कौन से हैं उस स्टेज के बारे में देखते हैं। आइए, उत्तर संगति नैतिकता पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज, 13 वर्ष से ऊपर की अवस्था है। इसमें पहला जो स्टेज है ना, चौथा लेवल है। तीसरा इसमें स्टेज क्या है? सामाजिक अनुबंधन की उन्मुखता और सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत की उन्मुखता, है ना। सामाजिक अनुबंधन की उन्मुखता और सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत की उन्मुखता क्या कहलाता है? एक एक करके दोनों के बारे में देखते हैं। सबसे पहले सामाजिक अनुबंधन की उन्मुखता देखते हैं। सामाजिक अनुबंधन की उन्मुखता देखते हैं, है ना। सोशल कंट्रैक्ट ओरिएंटेशन कह रहा है कि इसमें किशोर यह मानते हैं कि नियम लोगों के लिए है। अगर किसी नियम से किसी का नुकसान होता है तो ऐसे नियमों को तोड़ देना चाहिए, है ना। अगर रेड लाइट तोड़कर उसके पापा की जान बच सकती है तो उसे तोड़ देना चाहिए। सामाजिक अनुबंधन की उन्मुखता में बालक क्या करता है? खुद से निर्णय लेता है। कह रहा है कि यदि नियम के विरुद्ध जाने से किसी का लाभ होता है ना, किसी को बचाया जा सकता है, तो उस जगह पे नियम के विरुद्ध आप जा सकते हैं, नियम को तोड़ सकते हैं, है ना। जैसे कि कह रहा है कि यदि रेड लाइट तो क्रॉस करने से, है ना, जो सड़क के नियम है उसको तोड़ने से अगर किसी के पापा की जान बच सकती है तो आप वहाँ पे रेड लाइट क्रॉस करके उनकी जान को क्या करते हैं? बचा सकते हैं, है ना। तो ये है सामाजिक अनुबंधन की उन्मुखता। और सार्वभौमिक नैतिकता का सिद्धांत क्या कहलाता है ना। सार्वभौमिक नैतिकता का सिद्धांत कहलाता है, कह रहा है कि इसमें किशोर दूसरों के विचारों से नहीं बल्कि अपने खुद के मानकों के अनुसार व्यवहार करता है। इसमें किशोर दूसरों के फायदों के लिए अपनी जान भी
खेल सकता है। जैसे आप छोटे होते हैं तो कहते हैं ना कि किसी को मारना नहीं चाहिए, किसी को मारना हिंसा पाप है, लेकिन जब बालक क्या करता है, सार्वभौमिक नैतिकता स्तर पर पहुंचता है, उन्मुखता पर, तो अब उसे यह समझ में आ जाता है कि दूसरों के फायदे के लिए अपनी जान पर भी खेल जाता है। जैसे हमारे देश के सैनिक हैं, देश की रक्षा के लिए अपनी जान पे भी खेल जाते हैं। जब आप देखते हैं ना कि आतंकवादी आता है तो हमारा सैनिक उस वक्त घबराता नहीं है, उसे जानता है कि दूसरों की रक्षा के लिए इसे 100 की रक्षा के लिए एक को मार देना ही उचित है, तो वह क्या करता है, तो आतंकवादियों को मार देता है। तो वो जो नैतिकता होती है, सार्वभौमिक नैतिकता है ना, इसके अंतर्गत आती है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। आगे कह रहा है कि जो कोहलबर्ग है, कोहलबर्ग ने अपने एक्सपेरिमेंट में महिलाओं को कम प्राथमिकता दी है ना, महिलाओं को क्या किया है, कम प्राथमिकता दिए हैं। तो अब देखिए जो जीन पियाजे महोदय, इनके लेवल कितने हैं, अरे 3 लेवल है, और स्टेज कितने हैं, 4 स्टेज हैं, है ना। चलिए, ये थे जीन पियाजे और वाइगोस्की के बारे में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स, है ना। इन पॉइंटों को आप याद रखें क्योंकि आपसे यहाँ से हमेशा पेपर में प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले टॉपिक में, अगले वीडियो के अंतर्गत। देखिए, आगे यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो आप अपने दोस्तों में शेयर करें। यदि आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, धन्यवाद।